नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहता हूं कि ये हमारे प्रदेश सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा यह एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत आप समस्त हिमाचल के बच्चों को साझा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना जैसे आपदा काल में आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। पर ये तभी सफल होगा यदि आप सहयोग करेंगे और आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और इसके साथ साथ अपनी बुक को पढ़ेंगे और वर्कशीट्स को जरूर हल करेंगे। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ये जाना कि हाशियाकन से निपटने के लिए जो हाशियाई समूह थे उन्होंने एक तो संघर्ष का रास्ता अपनाया, पर उसके साथ साथ भारतीय संविधान ने उन्हें किस तरह से संरक्षण दिया, किस तरह से अधिकार दिए। हमने अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 और इससे पहले हमने संविधान की प्रस्तावना, जो कि पूरे संविधान का सार थी, उसने किस तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के कानून के समक्ष समान माना है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया है, अवसर की समानता की बात की है, न्याय के समक्ष समानता की बात की है। हमने ये भी जाना, हमने मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार संविधान में अंकित हैं, उनके बारे में भी पढ़ा और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है ये भी हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाशियाकन से निपटने के लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में क्या की गई हैं। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में पढ़कर हम ये जानेंगे कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह से कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। देखो, एक तो पहले संविधान बन गया, उसके बाद भी समय समय पर बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित थीं। मतलब एक बार संविधान में जो लिख दिया गया, उसके अलावा भी सरकार समय समय पर सर्वेक्षण करवाती है। कुछ समितियां बनती हैं जो पूरी नजर रखती हैं कि अब समाज की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से कुछ नए कानून भी बनते हैं, कुछ नई योजनाएं भी बनती हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको पता है कि आप सभी के पास शिक्षा का अधिकार है। मतलब 6 से 14 साल के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये जब संविधान शुरू में बना था तब ये मौलिक अधिकार में अंकित नहीं था, परंतु ये सन 2002 से एक मौलिक अधिकार बन गया है, जो आपके अनुच्छेद 21A में अंकित हो गया है। तो अब ये बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को बिना खर्चे के अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा मिल रही है। आपकी पाठशालाओं में आप देखिए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, वर्दी फ्री है, पुस्तकें फ्री हैं, जो बिना किसी भेदभाव के। आपने ये स्वयं अनुभव किया है। आपकी कक्षा के आपकी पाठशाला में हर बच्चे को पहली से लेकर 8वीं तक की चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये कुछ समितियों की सिफारिशें रही हैं, सर्वेक्षणों के नतीजे रहे हैं, और इसमें हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलता है। तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, इसके लिए आपकी पुस्तक में भी ये लिखा गया है और आपने अपने गांव में अनुभव भी किया होगा कि राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की सुविधाएं लागू करते हैं। वो इलाके जहां पर ये लोग संगठित होकर रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं, जल की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें, गलियां, तो इस तरह की सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध करवाती है। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो ये सुविधाएं भी सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि जो लोग शोषण का शिकार हुए या अनेक वर्षों तक हाशियाकन पर रहे, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। और सरकारें क्या करते हैं, कुछ नियमों का सहारा लेते हैं, कुछ नियम इस्तेमाल करते हैं और कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण दूं, हिमाचल प्रदेश में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। आपने अपने बड़ों को बात करते हुए सुना होगा, या फिर आज आप अपने मम्मी से, पापा से बात करिएगा कि हमारी पंचायत में
कौन कौन से वार्डों में सीटें आरक्षित हैं, तो आप समझ पाएंगे कि हर पंचायत में कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब ये क्यों आरक्षित हैं और ये क्या होता है आरक्षण? देखिए, महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की थी, किसी भी धर्म की थी, किसी भी जाति की थी, उनके साथ परंपराओं के नाम पर शोषण हुआ है, उनको मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया। आप इसका छोटा सा उदाहरण देख लीजिएगा। अपने घरों में, आपके गांव में मर्द हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और औरतें कम पढ़ी लिखी होंगी क्योंकि उनको वो अवसर प्रदान नहीं किए गए। तो ये पूरे सर्वेक्षणों का नतीजा निकला कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता है, वरना वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगी। तो पंचायतों में प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या किया गया, कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। और ये आरक्षण किस तरह से लाभप्रद हुआ, महिलाओं को भी मुख्य धारा में आने का मौका मिला। तो ये आपके आसपास होने वाली घटना है, इसको जरूर अपने बड़ों के साथ आज आप चर्चा करके देखिएगा। और आरक्षण मतलब आरक्षित कर दी गई कि इन कुछ सीटों पर, इन सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही लड़ेंगी। तो इसका मतलब चुन के कौन आएगा, महिला ही चुन के आएगी। इसी तरह से जो कुछ ऐसे वर्ग थे, चाहे वो दलित थे, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए भी सीटें पंचायतों में रिजर्व की गई, सरकारी नौकरियों में रिजर्व की गई। तो ये एक तरीका रहा सरकार की तरफ से हाशियाई समूहों को मुख्य धारा में लाने का। और इसको हम थोड़ा आपकी बुक के लिहाज से पढ़ें तो आपकी बुक में लिखा गया है, आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह की एक महत्वपूर्ण कानून है या नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। कई बार इस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं चाहिए। परंतु जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा जो व्यक्ति हाशियाकरण का शिकार हुआ है उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के, बिना सुविधाओं के वो मुख्य धारा में कभी नहीं आ पाएगा। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ क्या है, अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये वो तर्क है जो संविधान निर्माताओं ने दिया है, जो संविधान निर्माताओं के मन में चल रहा था कि जिन तबकों को कभी मौका ही नहीं मिला, उनको हमें थोड़ा सा आसरा देके उठाना पड़ेगा, हाथ देना पड़ेगा, हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। क्योंकि ये देश तो तभी विकास कर पाएगा जब इसके हर व्यक्ति के पास मूलभूत सुविधाएं होंगी, वो शिक्षित होगा, वो स्वस्थ होगा, वो खुश होगा, तभी वो विकास में अपना सहयोग दे पाएगा। अब आरक्षण की नीति किस तरह से काम करती है? सभी व्यक्तियों को आरक्षण नहीं मिल जाता। सरकारें, राज्य सरकारें अपनी सूचियां बनाती है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की एक सूची होती है, उनको अंकित किया गया होता है। उस कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है उसे एक प्रमाण पत्र लेना होता है। वो प्रमाण पत्र नौकरी के समय या स्कॉलरशिप के लिए वो उसमें सबूत के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति का हिस्सा हो वो पंजाब में भी हो या किसी अन्य प्रदेश में भी हो। हर प्रदेश की अपनी अपनी सूचियां हैं, साझी भी हो सकती हैं परंतु कुछ अलग भी हो सकती हैं। तो ये आपने नई बात सीखी कि हर प्रदेश की अपनी अपनी सूचियां हैं, उनके हिसाब से उनको प्रदेश में आरक्षण मिलता है। और जाति जनजाति प्रमाण पत्र होते हैं जो कि प्रशासन द्वारा दिए जाते हैं, तहसील ऑफिसेज में दिए जाते हैं, एसडीएम ऑफिसेज में कुछ दिए जाते हैं। उन प्रमाण पत्रों के लिहाज से ही व्यक्ति उस आरक्षण का लाभ ले सकता है। और ये आरक्षण कोई भेदभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि भेदभाव की खाई को कम करने के लिए है। हाशियाकरण की जो खाई थी, जो बड़े छोटे की खाई समाज में लोगों ने बना रखी थी, उसको पाटने के लिए है, उसको कम करने के लिए है, जो एक बहुत अच्छी सोच के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने जिसको लागू किया था। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अपनी पाठ्यपुस्तक में भी इस उपविषय को जरूर पढ़ें और वर्कशीट को जरूर हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।